नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, शारीरिक शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट झुंझुनू राजस्थान की ओर से विषय है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जिसका पहला अध्याय है बच्चों का स्वास्थ्य एवं सहायता। इसका तीसरा टॉपिक है आज बच्चों के स्वास्थ्य के सीखने के प्रभाव को समझना। सीखना क्या है? किसी भी कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान अपने स्वविवेक से करना ही क्या है? सीखना है। अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य अपने व्यवहार व अनुभव के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे पढ़कर परीक्षा पास करना है, रट कर के है, इसके अलावा दादी नानी की कहानियों से है, किसी को आदर्श बना करके है, बड़ों की कही हुई बातों से है, पुरस्कार है, ज्ञान का संग्रह करके है, आदि माध्यम से वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने के बारे में हेनरी पी स्मिथ ने कहा है, नए आचरण को ग्रहण करना एवं पुराने आचरण को त्यागना या मजबूत करना ही क्या है? सीखना है। जैसे हम कह सकते हैं, कृषि की पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ करके नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अच्छा बीज तैयार किया गया वो कम जमीन में, कम समय में, कम पानी की से अधिक पैदावार देना ही क्या है? एक तरह से कृषि के मामले में सीखना है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व सीखना एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बच्चा, एक स्वस्थ बच्चा शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होता है और तो वह अपनी हष्ट-पुष्टता के कारण मानसिक रूप व सामाजिक रूप में संतुलन बनाने में सक्षम होता है और इसी योग्यता व सक्षमता से वह समाज में अनेक प्रकार के कार्य करता है और अपनी अनुभव के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और यह प्रक्रिया उसके जीवन में चलती रहती है। जैसे कई लोग समाज से भी होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज को अपना अनुभव मीडिया के माध्यम से है या वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अपने अनुभव को आम जनता तक पहुंचा करके उनको लाभ पहुंचाना है। इसी प्रकार से जो नए विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो पुराने विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है या अनुशासन है या संस्कार है उनको सिखाना ही सीखना है। यहाँ अब चौथा पॉइंट है हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के अलग अलग पक्ष सीखने के प्रभाव को समझना। ये तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए होते हैं। ये शारीरिक पक्ष, ये मानसिक पक्ष और ये सामाजिक पक्ष, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी एक पक्ष के कमजोर होने से वो एक दूसरे के सीखने को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पहला है शारीरिक पक्ष का सीखने पर प्रभाव। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला शारीरिक संरचना, दूसरा आहार एवं व्यायाम, तीसरा है आनुवंशिकता। पहला है शारीरिक संरचना। नाम से ही पता चल रहा है कि शारीरिक संरचना अर्थात शरीर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, शरीर हष्ट-पुष्ट है कि नहीं, शरीर आयु के अनुसार वर्धनीय विकास कर रहा है कि नहीं, इसके अलावा आदि जानकारी हमारे सीखने में सहायक होती है। जैसे खेल खेलने से पहले कौन सा शरीर कौन से खेल के लिए उपयुक्त है आदि की जानकारी होना जरूरी है। जैसे लंबे शरीर वाले बच्चे को हम बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, इसके अलावा हाई जंप में डालेंगे। इसी प्रकार से छोटी हाइट में जो बच्चे हैं उनको हम भारोत्तोलन है, कुश्ती है, जूडो है, इन खेलों में डालेंगे तो वो अधिक कुछ सीखेगा। इसके अलावा अगर इनको विपरीत परिस्थिति में डालेंगे तो वो उसके सीखने को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। लेकिन हम इन शरीर की इन जानकारियों को ना रख करके अन्य जो जानकारियां हैं उनको हम आम दिनचर्या में रखते हैं। जैसे मार्केट में कौन सी मूवी आ रही है, मार्केट में कौन सा मोबाइल आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा फैशन चल रहा है, इन सब बातों की जानकारी रखते हैं जो कि हमारे लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। और लेकिन शरीर
वह स्वास्थ्य के प्रति उदासीन होने की वजह से, और यही उदासीनता हमारे स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसलिए हमें हमारे शरीर के प्रति सजग होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि जब शरीर की बनावट हमारी कार्य क्षमता व शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करती है तो वह हमारे सीखने की क्षमताओं को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। दूसरा है आहार एवं व्यायाम। आहार एवं व्यायाम दोनों का आपसी संतुलन ही शारीरिक स्वास्थ्य का क्या है, आधार है, और इसी ऊर्जा से आधार है, क्योंकि संतुलित आहार से ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा से हम कार्य व सीखने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि शारीरिक गतिविधियां हमारे समस्त अंगों का क्या करती हैं, पूर्ण विकास करती हैं। अर्थात व्यायाम है, व्यायाम से हमारी अस्थियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति व लचीलापन आता है। इसके अलावा हमारी जो श्वास है, श्वसन क्रिया वो लंबी व गहरी होती है, कार्य क्षमता में हमारी वृद्धि होती है, कमजोरी व बीमारियों से हम बच सकते हैं, आदि से सीखने में हमें आसानी होती है। जैसे एक मशीन को कार्य करने के लिए गर्मी व ऊर्जा की आवश्यकता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी मशीन के लिए भी आहार एवं व्यायाम की जरूरत है। तीसरा है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता है बच्चे में शारीरिक व मानसिक गुण माता पिता की 23 जोड़ी या कह सकते हैं 46 गुणसूत्र व जीन द्वारा निर्धारित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते जाते हैं। जिस बच्चे के अर्थात ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे के माता पिता शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होंगे तो उसका होने वाली संतान है वो भी शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होगी, और जिस बच्चे के माता पिता शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो ऐसा माना जाता है उसकी होने वाली संतान भी शारीरिक रूप से कमजोर होगी। और तो माना जाता है कि क्योंकि पूर्वजों के जो गुण व अवगुण हैं वो बच्चे के स्वास्थ्य बुद्धि है विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, और वो बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी बच्चे के माता पिता हार्ट, डायबिटीज, एड्स, किडनी जैसी बीमारियों से ग्रसित है तो उसकी होने वाली जो संतान है उसमें भी वो बीमारियां देखी जा सकती हैं और वो उसके सीखने को प्रभावित कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा सीखना प्रभावित कहाँ होगा, शिक्षा के क्षेत्र में और एवं खेल के क्षेत्र में इसको अधिक देखा जा सकता है। दूसरा टॉपिक है हमारे मानसिक स्वास्थ्य का सीखने पर प्रभाव। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सजग मस्तिष्क, संवेगात्मक प्रभाव एवं प्रेरणा। यहाँ सजग मस्तिष्क है, यह मानसिक रूप से स्वच्छ बच्चा सजग मस्तिष्क का मालिक होता है, क्योंकि यह सजगता ही उसे सीखने के लिए तत्पर करती है और यही तत्परता जल्दी सीखने में सहायक होती है। ऐसा थॉर्नडाइक ने अपने सीखने की तत्परता के नियम के तहत बताया गया है। जैसे बच्चों द्वारा बड़ों की नकल करके है, टीवी के माध्यम से है, वीडियो यूट्यूब के माध्यम से है, इसके अलावा आदि के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है, तत्परता के साथ में सीखता है। संवेगात्मक प्रभाव, संवेगों से तात्पर्य क्या है, अपनी भावनाओं जैसे जन्म, मरण, हंसी, खुशी, चिंता, डर, तनाव, गुस्सा, दबाव, लालच आदि पर अपनी बुद्धि द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी नियंत्रण करना ही क्या है, सीखना है। अर्थात अपने उद्देश्यों में सफल होना है। जैसे खिलाड़ी द्वारा खेल मैदान के दौरान दर्शकों को नज़रअंदाज करके अपने अनुशासन से खेलना, किसी दुर्घटना का सामना करना, कार्य के दौरान आने वाले तनाव, दबाव, लालच आदि भावनाओं पर नियंत्रण कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही है। प्रेरणा, तीसरा टॉपिक है हमारा
प्रेरणा, प्रेरणा से तात्पर्य है अंतर आत्मा को जागृत करने से है, माध्यम से है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति या बच्चे को उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए माध्यम या प्रेरणा की जरूरत होती है। जैसे कहा जाता है एक सफल आदमी के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है। इसके अलावा परिणाम की सफलता से है, पुरस्कार से है, लेखन से है, दादी नानी की कहानियों से है, वाद विवाद से है, किसी महान पुरुष को आदर्श बनाने या उनकी प्रेरणा लेकर के है, शाबाशी से है, बड़ों की कही बातों से है, आदि माध्यमों को आधार बना करके हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि प्रेरणा हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। सामाजिक स्वास्थ्य का सीखने पर प्रभाव। बच्चे के सीखने की प्रथम पाठशाला सामाजिक परिवेश है और वो सामाजिक परिवेश उसका परिवार है और परिवार से ही बच्चा स्वास्थ्य एवं संस्कारों के प्रति जागरूक होता है, सीखता है। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, वातावरण, सामाजिक परिवेश, वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्तर। यहाँ सामाजिक परिवेश से तात्पर्य बच्चे का लालन पालन भरण पोषण से है, अर्थात बच्चे को अच्छा वातावरण, बच्चे को अच्छा या बुरा जैसा भी परिवेश मिलता है तो उसी प्रकार से बच्चे के स्वास्थ्य का निर्माण होगा। जैसे अगर बच्चा स्वस्थ और खुशनुमा माहौल में रहता है तो उसके सीखने की जो जिज्ञासा वह अधिक होगी, और बच्चे की अगर खराब माहौल या अस्वस्थ माहौल मिलेगा तो वहाँ बच्चे की सीखने की जो जिज्ञासा है वह कमज़ोर होगी। वातावरण से तात्पर्य क्या है? बच्चे के आसपास के वातावरण से है, अर्थात अगर बच्चे के आसपास का वातावरण स्वस्थ व साफ सुथरा है तो सीखने की प्रवृत्ति सकारात्मक होगी, और आसपास का जो वातावरण है वह प्रदूषित होगा या दूषित होगा तो सीखने की प्रवृत्ति में क्या आएगी? नकारात्मकता आएगी। तो बच्चे की सीखने की यह सकारात्मक व नकारात्मक प्रवृत्ति ही उसके सीखने को क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे अगर आसपास की प्रकृति अच्छी होगी तो बच्चा पिकनिक पे जाना, इसके अलावा कैंप आयोजित करना आदि क्रियाविधि करेगा, और इसके अलावा भीड़ भाड़ युक्त क्षेत्र होगा या वातावरण होगा तो वहाँ हर कोई जाने से कतराएगा। जैसे शहर में रहने वाला जो बच्चा है वह अनेक बीमारियों का शिकार भी हो जाता है, और अकेला रहने से वह अपने आप को कुंठित महसूस करने लगता है। सामाजिक आर्थिक स्तर। बच्चे को सीखने को आर्थिक स्तर भी प्रभावित करता है, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे के पास सीखने के जो संसाधन हैं वो अधिक होंगे, और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे के पास सीखने के जो संसाधन हैं उनका अभाव होगा, जो उसके सीखने को प्रभावित करेगा। जैसे वर्तमान में जो कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, इस दौरान शिक्षा विभाग ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेक माध्यमों के माध्यम से, जैसे टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, मोबाइल है आदि के माध्यम से शिक्षा देना उचित समझा, जिसको केवल एक आर्थिक रूप से संपन्न बच्चा ही उसको ग्रहण कर पाया, और आर्थिक रूप से जो बच्चा कमज़ोर था वो उसको नहीं सीख पाया, क्योंकि उसके पास में संसाधनों का अभाव था जो उसके सीखने को प्रभावित किया। बच्चों की स्वास्थ्यप्रद आदतें। स्वास्थ्यप्रद आदतों से तात्पर्य है जीवन में व्यक्ति का स्वभाव जैसा एक बार बन जाता है उस स्वभाव को बदलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने दैनिक दिनचर्या में अपने व्यवहार को बार बार दोहराना पड़ता है, करना पड़ता है, जिससे वह उसकी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है, और वो आदत ही उसके परिवार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। क्योंकि बचपन में जैसी आदत बच्चे में डाली जाएगी
तो वही आदत उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगी। अर्थात व्यक्ति चाहे अच्छे या बुरे कैसे भी वातावरण में रहे, शहरी या ग्रामीण में रहे, अपने बच्चों में स्वास्थ्यप्रद आदतें जैसे पढ़ना है, खान पान है, खेलना है, सोना है, साफ सफाई है, आराम करना है आदि अच्छी आदतों को अगर बचपन से ही डाला जाए तो वह उसकी आदत बन जाएगी और बड़ा होने पर वही आदत उसके लिए एक अपने उद्देश्य में सफल होने के काम आएगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके जीवन में एक तरह से बाधा होगी। जैसे एक फौजी, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक विद्यार्थी, एक खिलाड़ी की जो दिनचर्या है वह अन्य जो व्यक्ति होती है उनसे अलग होते हैं। व्यक्तिगत स्वस्थता संबंधी आदतें। व्यक्तिगत स्वस्थता से तात्पर्य अपने शरीर की स्वस्थता से है, अर्थात स्वस्थ व लंबी आयु के लिए अच्छी आदतें लाभदायक हैं। उसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के ठीक व सुचारू रूप से कार्य करने के लिए व्यक्तिगत स्वस्थता का होना जरूरी है, क्योंकि जीवन में उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने का स्रोत स्वस्थ शरीर ही है। अतः घर व विद्यालय तथा कक्षा में हमें व्यक्तिगत स्वस्थता व साफ सफाई की उपयोगिता को समझना होगा और उसे अपनाना होगा। जैसे जिस प्रकार एक गाड़ी व मशीन अच्छा एवरेज दे, इसके लिए हर महीने हम उसकी सर्विस करवाते हैं या साफ सफाई करवाते हैं, उसी प्रकार से शरीर रूपी मशीन का भी अच्छा एवरेज देने के लिए हमें अब समय समय पर हमारे शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है त्वचा की स्वच्छता। त्वचा हमारे शरीर व बाहरी आवरण है जो वातावरण में उपस्थित खतरनाक रसायनों से हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, क्योंकि त्वचा श्वेत ग्रंथियों के माध्यमों से शरीर के विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती हैं, जिन पर धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो चिपक जाते हैं और चिपकने के दौरान वहाँ फोड़े फुंसी बन जाते हैं, त्वचा रोग आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें मौसम अनुकूल स्नान करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, खाना पीना, तेल, मालिश, क्रीम आदि लगानी चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में सनबाथ लेना चाहिए ताकि विटामिन डी व के मिलता रहे और त्वचा कोमल व सुंदर बनी रहे, समय से पहले झुर्रियाँ ना पड़े आदि। दूसरा है बालों की स्वच्छता। बालों की स्वच्छता से तात्पर्य है सिर के बालों को प्रतिदिन साबुन, दही, शैम्पू, पानी, मुल्तानी मिट्टी आदि से साफ करना चाहिए और तेल की मालिश करना चाहिए ताकि सिर का रक्त संचार बढ़ सके और दिमाग तरोताज़ा रह सके। इसके अलावा सिर व शरीर पर अनचाहे बालों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बालों की जो जड़ें होती हैं वहाँ मिट्टी जम जाएगी और उनका मिट्टी में जमा हो जाएगा, जिससे उनको पोषण नहीं मिलेगा। पोषण नहीं मिलेगा तो समय से पहले बाल झड़ने लग जाएंगे, सफ़ेद होने लग जाएंगे, उनमें डंडरफ हो जाएगा, जुएँ हो जाएंगी। तो इसलिए हमें उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दांतों की स्वच्छता। अच्छे दांत व्यक्तित्व का आकर्षण होता है, खाने पीने पचाने में लाभदायक होते हैं। यदि इनकी साफ सफाई नहीं की जाए तो पायरिया व पाचन संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे ओरल कैविटी से हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, पेट दर्द, मुंह का कैंसर, मुंह में बदबू आना आदि रोग हो जाते हैं और दांतों की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, कोलगेट करनी चाहिए, चिपकने वाली मिठाई व चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। मुंह के कैंसर से बचने के लिए तंबाकू है, गुटखा है, शराब है आदि से बचना चाहिए। खाने के अंदर कैल्शियम व फास्फोरस की विटामिन की अधिक मात्रा लेनी चाहिए ताकि दांत मजबूत व चमकीले बने रहें।
आँखें। आँख व्यक्ति की सबसे नाजुक व कोमल अंग है, जो व्यक्ति की आत्मा का दर्पण है, क्योंकि आँखें ही हमें इस सुंदर संसार के दर्शन कराती है। इसलिए इनकी सुरक्षा व देखभाल हमें सावधानी से करनी चाहिए। जैसे अगर आँखों व सिर में दर्द है, आँखों में लालपन है, आँखों में पानी आता है, धुंधला दिखाई देता है, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? पढ़ाई करते समय अच्छी रोशनी युक्त जगह करनी चाहिए। टीवी या मोबाइल देख रहे हैं तो लाइट बंद करके नहीं देखने चाहिए। इसके अलावा टीवी को नज़दीक से नहीं देखना चाहिए। बाइक वगैरह चला रहे हैं तो हेलमेट का या चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध वातावरण में आँखों का व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन आँखों को गुनगुने पानी या ठंडे पानी से, ताज़ा पानी से धोने चाहिए, जिससे ये हमारी आँखें हैं ये बच सके। नाखूनों की समस्या, अगर नाखूनों को हम समय समय पर नहीं काटेंगे तो उनमें मेल जमा हो जाएगा, और वो मेल खाना खाने के दौरान हमारे पेट में अनेक जीवाणु कीटाणु जाने से हमारे पेट दर्द है, पेट संबंधी रोग हैं, वो उल्टी है, दस्त है आदि जैसे रोग हो जाएंगे। अतः इनसे बचने के लिए हमें नियमित रूप से नाखूनों को काटना चाहिए। नाखूनों से आँख, नाक, कान आदि को नाखूनों से साफ नहीं करना चाहिए। नाखूनों पर नेल पॉलिश, इसके अलावा अन्य केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे माना जाता है कि कैंसर को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से हाथों की स्वच्छता है। हाथों द्वारा सभी प्रकार की कार्य व चीज़ों को छुआ जाता है। इनको समय समय पर पानी व साबुन व सैनिटाइजर, इसके अलावा साफ सफाई करते समय दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भोजन के माध्यम से अनेक रोगाणु कीटाणु हमारे शरीर में चले जाएंगे, जो हमें हमारे पेट संबंधी रोग, पेट दर्द है, अपच है, उल्टी है, दस्त है आदि जैसे रोग हो जाएंगे। अगला है पैरों की स्वच्छता। हम पूरे शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की स्वच्छता पर नहीं, क्योंकि पैर भी हमारे शरीर का ही एक अंग है और यह है हमारे यातायात का साधन भी कह सकते हैं। इसलिए इनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो धूल मिट्टी या खेलने के दौरान या पैदल चलने के दौरान जो हमारी अंगुलियां होती हैं, उनके बीच में जो बारीक त्वचा होती है, उसके माध्यम से जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें समय समय पर इनको धोते रहना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। अगर घूमेंगे तो हमारी एड़ियाँ हैं, हमारी त्वचा है, वो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। भोजन संबंधी स्वच्छता, भोजन करते समय हाथ अच्छी तरह से धोकर साफ सुथरे स्थान पर बैठ कर के, खुश होकर के, शांत होकर के पद्मासन स्थिति में भोजन करना चाहिए। भोजन मौसम अनुसार करना चाहिए। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें हमें दही व छाछ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही व छाछ का इस्तेमाल करने से ये हमारे शरीर में पित्त का निर्माण करता है। भोजन अधिक गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ठंडा या बासा होना चाहिए। भोजन ताज़ा करना चाहिए। भोजन या खाने की अन्य चीज़ों को ढक कर के रखना चाहिए और कभी भी सड़क के किनारे जो रेहड़ी लगी होती हैं उनके ऊपर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय या भोजन करने के तुरंत बाद मेहनत वाला कार्य नहीं करना चाहिए। खाने में सफ़ेद चीज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे नमक है, इसके अलावा मैदा है, इसके अलावा सोयाबीन तेल है, इसके अलावा डालडा घी है, शक्कर है, मावा है आदि चीज़ों को भोजन में कम से कम शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित
करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता, हमें अपने आसपास कार्यस्थल, विद्यालय परिसर, अन्य सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। कचरा पात्र में ही या निर्धारित स्थान पर ही डालना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अध्यापक व बड़ों का आदर करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। कार्य करते समय, खेलते समय सुरक्षा उपकरणों व नियमों का पालन करना चाहिए। टूटी वस्तुओं को व उपकरणों को कार्यस्थल में खेलते समय हटा देना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।